Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, आप लोग सभी तैयार हो चुके हैं? चलिए निश्चित रूप से तैयार हो जाइए जल्दी जल्दी। कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे थोड़ा सा कंसंट्रेट होके क्लास को देखेंगे। वो बातें आज बताने जा रहे हैं जो 11th में 12th में कई जगह यूज होंगे। तो चलिए आप सीखेंगे गंभीर होके। उसको सिखाने में बताने में मैं आपको 10th क्लास के कुछ फार्मूले का, मैथमेटिक्स के फार्मूले का भी उपयोग करेंगे। तो सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, तैयार हैं? चलिए ओके, एकदम तैयार हो जाइए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क जो हम लोग का वाईफाई का कनेक्शन है वह थोड़ा ऊपर से ही कमज़ोर आ रहा है। अभी थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, कोशिश कर रहे हैं। क्लास लाइव तो हो चुका है, चलिए कब तक चलता है कहना मुश्किल है, फिर भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे। स्वच्छ मन से, पवित्र मन से कोशिशें हमें सफलता दिलाती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास को। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के बारे में अध्ययन किए थे। तो उसमें आपको मैंने बताने का कोशिश किया था कि फिजिकल क्वांटिटी में बताया था मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं और हिंदी में उसको आधारी भौतिक राशि भी कहते हैं। जिसको हम लोगों ने देख लिया था वह 7 है। और उसके बाद उसमें से कोई 2, 3, 4 मिलकर नए नए भौतिक राशि का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो ये सभी राशियां भौतिकी के सभी नियमों का पालन करता है, लेकिन कुछ ऐसे राशि हैं जिसको हम लोग कहते हैं संपूरक भौतिक राशि या सहायक भौतिक राशि। इंग्लिश में इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के ग्रुप में रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अंतर यह हो जाता है कि वह राशि जो है भौतिकी के नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन भौतिकी के नियम में, फार्मूला में के डेरिवेशन में वह काफ़ी मदद करता है, सहयोग करता है। तो भौतिकी के नियम का पालन नहीं करने का मतलब क्या हुआ? भौतिकी में कह रहा है कि जिसका डायमेंशन हो रहा है उसी का यूनिट है। डायमेंशन है तो कुछ ना कुछ यूनिट है। लेकिन यहाँ पर जो आपको बताए थे पिछले क्लास में, 2 राशि ऐसे हैं, समतल कोण या सिर्फ उसको कोण बोलते हैं, प्लेन एंगल इंग्लिश से बोलते हैं, या वनली एंगल बोलते हैं। वह एक राशि है। और दूसरा राशि है घन कोण, सॉलिड एंगल। ठोस कोण इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये दोनों राशि जो है डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी यूनिट होता है। उसी पर मैंने पिछले क्लास में फोकस किया था, जिसमें से एक राशि पर चर्चा कर लिया था, और वो था प्लेन एंगल, और एंगल जिसको आप बच्चे क्लास से समझ रहे थे, जिसका SI यूनिट आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में रेडियन। और बताए थे एक रेडियन कितना बड़ा वैल्यू होता है, एक रेडियन कितने बड़े एंगल के बराबर होता है, कितने बड़े डिग्री के बराबर होता है, इसको आपको बताया गया था। अब हम लोगों के बीच में है दूसरा पॉइंट आता है सॉलिड एंगल, ठोस कोण, जिस पर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठोस कोण पर चर्चा करना चाहते हैं। सॉलिड एंगल क्या है, कैसा होता है, और उसका वैल्यू कितना होगा, किस परिस्थिति में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ
आप लोगों ने गौर से देखा होगा, कभी कभी आपको अनुभव हुआ होगा कि कोई घर है, खपड़ेल घर है या पक्का का घर ही है, किचन में यदि धुआं हो चुका है और एक छिद्र से प्रकाश, सूर्य प्रकाश प्रवेश करता हो, कल्पना करेंगे गौर से, एक छिद्र से कहीं से सूर्य प्रकाश प्रवेश करता है और रूम में धुआं है, तो आप खूब गौर से देखेंगे वहां पर एक शंकु जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोन, CONE, कौन, कौन मैंने हिंदी हुआ शंकु। शंकु आप समझ रहे हैं सबको? हाँ सर, हम लोग समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? जैसे आप देखते होंगे, जाते होंगे आप लोग डीलर के यहाँ तेल लेने के लिए, तो देखते होंगे ऐसा शंकु जब बना होता है, उसको डब्बा में रख देता है, ऊपर से उसमें तेल देता है, तो वह एक शंकु का रूप होता है, जिसको मैं चित्र बना के दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा अभी। तो वहां पर सॉलिड एंगल बनता है। तो सॉलिड एंगल का यूज कहाँ कहाँ होता है? प्रकाश टॉपिक के डिस्कशन में सॉलिड एंगल का यूज होता है। विद्युत क्षेत्र के स्टडी करने में सॉलिड एंगल का यूज होता है। तो उस सॉलिड एंगल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो उसको कैलकुलेशन करने में हम लोगों को जरूरत पड़ता है समरूप त्रिभुज का, जो थ्योरम पढ़े थे आप लोग। समरूप त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसके आधार पर जो थ्योरम पढ़े थे मैथमेटिक्स में 10th क्लास या 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, तो उस समरूप त्रिभुज का जो थ्योरम है उसका कंसेप्ट यूज करेंगे, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको समरूप त्रिभुज का कंसेप्ट को याद दिला देता हूं, जिसका यूज वहां पर हम लोग आगे अभी करने वाले हैं। तो तैयार है आप लोग? यस, मैं शुरू कर दूं? यस। तो चलिए यहां पर देखेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का थ्योरम हम लोग बच्चे क्लास से सुनते आ रहे हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। समरूप त्रिभुज का थ्योरम आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। आप देखेंगे गौर से कि सर ये एक त्रिभुज आपके सामने है और दूसरा त्रिभुज भी आपका इसी तरह से है, लेकिन थोड़ा आकार में छोटा है। इसको मान लीजिए A, B, C और इसको मान लीजिए D, E, F। इसी को हम इसमें भी दिखाना चाहेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे यदि ये दोनों भुजा समांतर है, तो आप देखेंगे ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल समरूप कहलाता है, या ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल समरूप होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण आपका बराबर होता है, और तीसरा कोण तो कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं त्रिभुज ABC और इस त्रिभुज यहाँ पर नाम दे देते हैं PQ, नाम दे देते हैं हम लोग, सिमिलर टू ट्रायंगल APQ। ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाता है। समरूप त्रिभुज का सिंबल यही है। अब चलिए आइए उसमें से देखेंगे। ये भी आप कह सकते हो यदि ये कोण C है और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण यहाँ पर बराबर है, और ये कोण और ये कोण तुम्हारा बराबर है, तो आप गौर करके देखना त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज DEF का। यह भी समरूप त्रिभुज का थ्योरम हुआ, कंसेप्ट हुआ। तो
कोई भी दो त्रिभुज यदि समरूप है तो आप लोगों ने देखा होगा, प्यारे बच्चों, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया, ये बाद में हम इसको लिखते हैं वहां पर अलग में। पहले यदि ये दोनों समरूप है तो देखा गया है कि एरिया ए बी सी का एरिया और एरिया क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। एरिया ए पी क्यू का जो अनुपात है वह अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यदि ऊपर में त्रिभुज एबीसी लिए हैं तो इसका बीसी भुजा का वर्ग जो है वो पी क्यू के वर्ग के बराबर होगा, के अनुपात के बराबर होगा। या फिर कहेंगे आप लोग ए बी स्क्वायर बटे ए पी स्क्वायर होगा बराबर ए सी स्क्वायर बटे ए क्यू स्क्वायर होगा। क्या यह थ्योरम आप लोग पढ़े हैं? आपको याद आया? जल्दी से हमको यस नो करके बताइए तो। हाँ सर, हम लोगों ने यह थ्योरम पढ़ा है। जल्दी यस करके बताइएगा आप लोग, जल्दी से। जितने बच्चे क्लास में अभी जुड़े हैं जल्दी यस करके बताइए। हाँ सर, ऐसा थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। चले, वेरी गुड, आप लोगों ने पढ़ा था, आपको याद आया। इसी कंसेप्ट का यूज अभी हम लोग करने वाले हैं। तो फिजिक्स में बहुत सारे थ्योरी को जानने के लिए बच्चे क्लास के मैथमेटिक्स का उपयोग होता है, आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखिए गौर से, यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज दोनों यदि समरूप है, यहाँ पर भी उसी तरह से हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात को ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं गौर से। इसको आपने याद कर लिया, आपको यूज करना है आगे, ठीक है? तो मैं मान लूं कि आप यूज करेंगे तो मान लोगे। यस यस, बहुत सुंदर। चलिए अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, जो हम लोग का मेन पॉइंट था। मेन पॉइंट आज पढ़ना है हम लोगों को सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में दूसरा नंबर। संपूरक भौतिक राशि, इंग्लिश में इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। यही हमें पढ़ना था। तब इसके बाद मात्रक पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सहायक भौतिक राशि में एक नंबर में हम लोगों ने पढ़ लिया था समतल कोण। इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। प्लेन एंगल पिछले क्लास में हो गया है। अब दूसरा नंबर पे हमारा था, जिसको हम लोगों को पढ़ना है घन या ठोस कोण। उसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल घन कोण को हम लोग को पढ़ना है। ये घन कोण क्या है आप इसको देखेंगे, फिगर में समझने का कोशिश करेंगे। काल्पनिक फिगर होगा, 3 डायमेंशनल फिगर होगा। आपको लगेगा ये फिगर जो है हवा में उठा हुआ है। जैसे आप कल्पना करो, एक छोटा सा चीज ध्यान में रखेंगे। हम बोलेंगे यहाँ पर इस तरह का चित्र बना है और इसको बोलेंगे हम लोग वृत्त, सर्कल। और इसी तरह का फिगर बोर्ड पे बनाते हैं और इसको बोलते हैं गोला। तो जब मैं फिगर बनाया, एक को कहा वृत्त, एक को कहा गोला। तो बोर्ड पे जब मैंने फिगर बनाया तो दोनों फिगर एक ही जैसा बनाया, लेकिन बोलते हैं एक को, इसको बोला सर्कल,
तो मन में अलग फीलिंग्स होगा। इसको बोला गोला, इसका फीलिंग्स अलग होगा। सर्कल में ये जो है सतह में चिपट जाता है। सर्कल वृत्त जो होता है वो सतह में चिपटा रहता है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है। इसका वॉल्यूम आयतन शून्य होता है, क्योंकि यह हवा में कोई जगह नहीं छेकता है। सर्कल वृत्त एक सतह में बनाए, घेरा मार दिए, वो वृत्त हो गया। इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। एरिया कहते हैं हम लोग ए बराबर पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर गोला जब बोलते हैं तो मन को समझाते हैं कि एक फुटबॉल है। फुटबॉल को जब आप सतह पर रखेंगे, क्या वो जमीन में चिपक जाता है? नहीं, वो हवा में जगह घेरता है। तो फुटबॉल हवा में जगह घेर रहा है, उसमें वॉल्यूम है, वो जमीन में चिपकता नहीं है। वॉल्यूम उसमें है और उसमें सतह है, तो एरिया भी है, क्षेत्रफल भी है। तो इसका एरिया पूछते हैं, तो एरिया ए बराबर बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया इसमें होता है और इसमें वॉल्यूम भी होता है। और इसका जो वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम हिंदी हो गया आयतन। इसका जो आयतन बोलते हैं वो सारे बच्चे जानते हैं, V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बोलते हैं। तो इसमें आयतन भी है, लेकिन इसमें आयतन नहीं है। लेकिन गौर से सोचिए आप लोग, दोनों में काफी अंतर है ना। लेकिन जब मैंने बोर्ड पर फिगर बनाया तो दोनों का फिगर सेम है या नहीं? तो आप कहोगे यस सर, फिगर तो बोर्ड पर दोनों सेम है, लेकिन मन दोनों को अलग अलग समझ रहा है, फीलिंग्स अलग अलग होता है। यही फीलिंग्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये 3 डायमेंशनल हुआ, जो हवा में भी जगह छेकता है, लेकिन ये 3 डायमेंशन नहीं हुआ, हवा में जगह नहीं छेक रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम होगा और यहाँ पर वॉल्यूम नहीं होगा, आयतन नहीं होगा, यहाँ आयतन होगा। सतह है तो क्षेत्रफल होगा, यहाँ भी सतह है तो क्षेत्रफल होगा, लेकिन इसमें वॉल्यूम होता है, इसमें वॉल्यूम नहीं होता है। हवा में ये जगह छेकता है, ये हवा में जगह छेका, तो इसका 3 डायमेंशन फिगर होता है। इसका कल्पना अलग, इसका कल्पना अलग करते हैं। तो ठीक है, तो मैं एक बात याद दिलाया, सिर्फ यूज करेंगे इस कंसेप्ट को। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और देखना है यहाँ पर एक नई बातों को। तो चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ये सिर्फ याद दिलाया था मैंने आपको, लेकिन वीडियो में जो बन के निकल गया वो हमेशा रहेगा। अब हमें पढ़ना है सॉलिड एंगल। ये ठोस कोण क्या है, इसको पढ़ना है। घन या ठोस कोण क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। आइए इसको सीखते हैं, एकदम ढंग से कंसंट्रेट होकर इसको सीखेंगे हम लोग। कहता है कि कल्पना करना है। आप लोग कल्पना में देखोगे गौर से, ट्रेन में आप सफर करते हो तो कभी झालमुड़ी खाने का इच्छा होता होगा, तो ट्रेन में घूम घूम के बेचता है। हम लोग देखते होंगे कि एक ठोंगा जैसा होता है, जिसको मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। दिमाग में सेट करने के लिए कल्पना करना पड़ेगा, कल्पना करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक प्लेन पेपर है। अब इसका हम शंकु बनाना चाहते हैं, झालमुड़ी का ठोंगा बनाना चाहते हैं। आप कल्पना करो, देख लो, ये आपको बन गया। सेम ऐसा ही चीज है, गौर से समझना। इसी पर हम लोग डिस्कस अभी करने वाले हैं। या एक शंकु के बारे में विचार करो आप लोग सभी बच्चे। ये शंकु है आपका, इसी शंकु पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझना है गौर से।
तो देखते हैं यहाँ पर कि सर ये एक शंकु हुआ, हम इसी शंकु को बोर्ड पर भी बनाएंगे, तो आपका मन को कल्पना करना होगा कि सर ने यही चीज बनाया है। इसके अंदर में देखो खोल है, तो कहता है कि शंकु का ये शीर्ष बिंदु कहलाता है, इंग्लिश में इसको वर्टेक्स बोलते हैं। इस पॉइंट को केंद्र मानते हुए एकांक लंबाई के त्रिज्या का एक गोला का कल्पना करते हैं। गोला का जितना भाग इस शंकु के अंदर घिर जाएगा वही उसका कहलाता है सॉलिड एंगल, घन कोण कहलाता है। उसको हम लोग इसी चीज को फिगर में बनाते हैं, आप गौर करके देखेंगे और तब आगे और कैलकुलेशन करेंगे। चलिए आइए आप लोग तैयार हो जाइए उसको सीखने के लिए। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई भी एक अनियमित आकार का सतह है, कैसो एगो सतह है, आप लोग इसको मान लो। अब इस सतह पर एक लाइन का कल्पना कर लो। एक लाइन मैंने खींच लिया सतह पर, और उस लाइन के लंबवत एक लाइन खींचते हम लोग। इस लाइन के लंबवत एक लाइन का मैंने ये कल्पना किया, ये कोण 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया। तो सतह पर नॉर्मल लाइन इसको बोलते हैं हिंदी में कहेंगे अभिलंब। नॉर्मल कहेंगे इसको, हिंदी में कहते हैं इसको अभिलंब। सतह पर एक अभिलंब मैंने खींचा, कल्पना कर लिया। अब ध्यान देना आप लोग, इस सतह का अपना कुछ एरिया जरूर होगा। इस सतह का एरिया, बहुत बड़ा सतह का छोटा सा एरिया को काटेंगे तो हम लोग उसको लिखेंगे, एरिया को हम लोग लिखते हैं डी लिख के ए लिखते हैं। बड़ा एरिया को ए लिखेंगे, बड़ा एरिया ध्यान दीजिएगा, बड़ा क्षेत्रफल जो होगा वो हम लोग ऐसे लिखेंगे। और बहुत छोटा क्षेत्रफल होगा, बहुत छोटा क्षेत्रफल जो लिखेंगे उसको हम लोग डी ए लिखेंगे। आप लोग इसको मन को समझाइएगा, ठीक है ना। अभी बताएंगे और बताएंगे वर्णन करके। बड़ा एरिया को, कोई भी सतह है पूरा सतह का एरिया लिखेंगे, क्षेत्रफल तो ए लिखेंगे, और उसी का छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो उसको हम लोग क्षेत्रफल को डी ए लिखेंगे। डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, आपको मैं मैथमेटिकल टूल्स में बताऊंगा वो डिफरेंशिएशन, बहुत जल्दी आपके सामने वो भी टर्म आ रहा है। आप लोग सिर्फ एक्टिव हो जाओ, आपको फटाफट 2-2 क्लास देंगे हम, लेकिन आप एक्टिव रहेंगे तब ना। हमें दिखना चाहिए कि आप पढ़ने के लिए व्याकुल हैं, आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तब ना मैं आपको फटाफट बहुत सारा चीज दूंगा। मुझे दिखना चाहिए कि कितने बच्चे लाइव कर रहे हैं, कितने बच्चों ने दिन भर वीडियो को देखा। बच्चे देखेंगे, मेरी इच्छा बढ़ेगी, अधिक से अधिक देना शुरू करेंगे। इसलिए आप लोगों को कंसंट्रेट होकर इसको पढ़ना है, देखना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने कोई छोटा सा सतह लिया है, स्मॉल सरफेस लिया है, ये सतह है, इसको मैं कहता हूं स्मॉल सरफेस। मान लो ना कि ये को कागज का टुकड़ा है, किस आकार का पता नहीं चला, जैसे तैसे कागज कटा हुआ है, वही कागज का एक छोटा सा सतह है हमारे पास, वही सतह मैंने लिखाया यहाँ पर। अब इस सतह पर एक लाइन खींच दिया और उसका नॉर्मल एक लाइन खींच दिया, जिसको हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी में नॉर्मल टू द सरफेस, और हिंदी में कहेंगे अभिलंब। और इस सतह के एरिया को बोलेंगे डी ए। इतना बात समझ में आया? यस। अब चलिए इस सतह के बाहरी किनारे को किसी एक बिंदु से आप मिलाओ। कोई एक बिंदु चुन लेते हैं कुछ दूरी पर और बाहरी किनारे को मिलाते हैं हम लोग। बाहरी किनारे को मैंने मिलाया तो देखिए आपको अभी लगने लगा होगा कि मैंने जो आपको अभी ये ठोंगा का डिजाइन दिखाया था सेम वैसा आपको दिखने लगा या नहीं? सर यस, ऐसा ही दिखने लगा होगा। चलिए बहुत सुंदर बात। अब आप देखना गौर से,
इस सतह से यहां पर जो हम लोग देखेंगे, गौर से ध्यान दीजिएगा, इसको सेंटर मान लीजिए, आप केंद्र मान लीजिए, इसको सेंटर मान लीजिए, केंद्र मान लीजिए। केंद्र मानकर एक गोला का कल्पना कीजिए, केंद्र मानकर हम लोग एक गोला का कल्पना करेंगे। एक गोला का कल्पना कर लीजिए आप लोग, इसको केंद्र मानते हुए। जैसे आपने एक गोला का कल्पना किया, एक गोला का कल्पना किया, तो आप देखोगे गौर से, गोला का कुछ भाग इस शंकु के अंदर घिर जाएगा, गोला का कुछ भाग इस शंकु के अंदर घिर जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग कहेंगे, इसी सतह को कहेंगे हम लोग सॉलिड एंगल कहेंगे इसको, सॉलिड एंगल कहेंगे। किसका? इस सतह का ये सॉलिड एंगल कहलाएगा। सॉलिड एंगल को बहुत बड़ा सतह रहेगा तो उसको ओमेगा से डिनोट करेंगे, और छोटे सतह के लिए सॉलिड एंगल होगा तो डी ओमेगा लिखेंगे। तो अभी ये स्मॉल सतह है, छोटा सरफेस है, उसके लिए जो सॉलिड एंगल बना वह बहुत छोटा कराएगा और उसको डिनोट करेंगे डी ओमेगा। इसे डिनोट करेंगे डी ओमेगा से डिनोट करेंगे सॉलिड एंगल को। ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल आपका कराएगा। चलिए, तो सर यदि इस सतह का क्षेत्रफल मालूम रहे और हम लोगों को इस सेंटर से इस बिंदु की दूरी मालूम रहे, और ये दूरी को हम लोग r मान लेते हैं तत्काल। ये दूरी को क्या मान लेते हैं? r। यहां पर सतह पे बिंदु का नाम दे देते हैं कुछ, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। इस बिंदु का नाम यहाँ पर P ले लेते हैं, और इस बिंदु का नाम है O। इस बिंदु का नाम है O। O और P के बीच की दूरी को क्या कह दिया आपने? O से P की दूरी को, दूरी डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या मान लिया है? R मान लिया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग खूब गौर से देखो और बताओ, यहाँ पर कुछ कोण बना या नहीं? हाँ सर, ये कोण बना है थीटा। ये कोण कितना बना है? थीटा बना है सर। तब आप लोग ध्यान देना गौर से, ये कोण थीटा है। इस सतह को थोड़ा घुमाओगे ऐसे ऐसे तो थीटा बदलेगा, और यदि इस दिशा में घुमाएंगे इधर तो ये नॉर्मल लाइन उस लाइन पर चला जाएगा कभी न कभी। जैसे जाएगा तब थीटा 0 हो जाएगा। तो बात का बात है, उसको अभी देखिए गौर से। तो कहता है ये जो सॉलिड एंगल हुआ, इसका नाम हम लोग कुछ और दे देते हैं, CD इसका नाम दे देते हैं, CD इसका नाम दे देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं MN। इस सतह का नाम दे देते हैं MN। तो प्यारे बच्चों, मैं कहूंगा स्मॉल सरफेस का नाम है MN से R डिस्टेंस पर, R दूरी पर एक पॉइंट, एक बिंदु को अंग्रेजी में कहेंगे पॉइंट, एक पॉइंट O, इसका नाम क्या है? O है, जहां पर और सॉलिड एंगल घन कोण
सी डी है, जिसे डी ओमेगा से सूचित किया जाता है। अब देखेंगे गौर से इस सी डी का वैल्यू कितना होगा। इस सी डी का वैल्यू जानने के लिए आपको थोड़ा सा विचार करना होगा, यहाँ पर देखना होगा कि सर यहाँ पर हम लोग देखेंगे गौर से उस स्मॉल एंगल या स्मॉल सतह के लिए सॉलिड एंगल, घन कोण, सॉलिड एंगल का जो मान होगा आपको देखना होगा। इसके लिए फॉर्मूला होगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। उसका मान होगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर इस फार्मूला के बारे में। ये फार्मूला कहाँ से आया होगा? कहीं पर यदि आप देखो गौर से, एक छोटा सा चीज इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। उसके लिए हम लोग दूसरा फिगर चुनने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। एक स्मॉल सा फेस यहां पर फिर से मैं ले रहा हूं। ये एक स्मॉल सरफेस फिर से दिखाया मैंने, वही फिगर फिर से ले रहा हूं मैं। इसका नाम दिया था आपने एम एन, और इसको केंद्र मानकर गोला का कल्पना करेंगे आप लोग। गोला का कल्पना करेंगे यहाँ पर आपका सॉलिड एंगल बन जाएगा। ये जो दूरी यहां से यहां लेंगे दूरी, ये दूरी आपको 1 मीटर लेना है, और पूरा यहां से यहां तक का दूरी जो आपको लेना है वो आर लेना है। अब देखिएगा गौर से, इसमें से हम बच्चों को ध्यान देना है। ये दिशा इधर होगा, सतह पर एक नॉर्मल लाइन ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पर कोण थीटा बना। अब इस सतह को यदि घुमा के हम लोग ऐसे ला दें, उस सतह को घुमा के यहाँ पर कर दें, हम लोग इधर कर दें, तो निश्चित रूप से ये वाला लाइन इस पर आ जाएगा और एम बिंदु खिसक कर यहाँ आ जाएगा, एम डैश पर आ जाएगा। तब तुम लोग देखना, ये वाला जो सतह है हमारा, ये सतह का नाम दिए थे सी डी। ये सतह और ये सतह एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि इस सतह का एरिया तुम लोग डी ए कहोगे, तो इस सतह का जो एरिया आपका होना चाहिए, इस सतह का जो एरिया हो जाएगा, आपको बताएंगे कंपोनेंट वेक्टर टॉपिक में। अभी तत्काल डायरेक्ट लिख देते हैं, जब वेक्टर में कंपोनेंट बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा चीज अभी डायरेक्ट याद रखिएगा, यदि इस सतह का एरिया डी ए है, एरिया डी ए है, तो इस सतह का एरिया एम डैश एन का एरिया हम लोग को लिखना है डी ए कॉस थीटा। और ये जो सतह हुआ, इसका जो एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं डी ओमेगा। तो खूब गौर से देखोगे, ओ सी डी, ओ सी डी जो कोण है
वह समरूप होगा ओ एम डैश एन, ओ एम डैश एन। यह एक शंकु है और ये भी शंकु है। इसको और इसको देखिए, दोनों समांतर, ये सतह समांतर है, ये सतह समांतर नहीं था, इसलिए उसको नहीं लिया मैंने, उसको काट के मैंने यहाँ ला दिया। तो उसका सतह डी एरिया डी है, तो इसका एरिया हो जाता है डी ए कॉस थीटा, जो आपको अभी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो काट के दिए, ऐसा कर दिए, इसका एरिया हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। ये कुछ क्षण के लिए आपको मानना है, फिर इसको हम लोग प्रूफ करके भी दिखा देंगे। अभी तत्काल उसको मानिए कि इसका एरिया होगा डी ए कॉस थीटा। तब ये वाला सतह एम डैश एन और ये सी डी एक दूसरे के समांतर होगा। आप मान सकते हो ये ओ एम डैश एन बड़ा शंकु होगा, ओ सी डी ये छोटा शंकु होगा। तो बड़ा शंकु में छोटा शंकु समा जाएगा, तब उसको हम लोग समरूप कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं, या भाषा में मैं लिखता हूं, इसको गौर से देखिएगा। शंकु ओ सी डी समरूप है किसके? शंकु ओ एम डैश एन समरूप है। तो जैसे समरूप होगा, तो मैं आपको कहा था त्रिभुज के समरूप त्रिभुज का जो थ्योरम है उसको यूज करने के लिए मैं बताया था। यूज करेंगे, आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर इस सतह का एरिया ऑफ सी डी बटे सी डी का एरिया आपको देख लेना है, और फिर कहेंगे एरिया ऑफ एम डैश एन, एरिया ऑफ एम डैश एन बराबर जो होगा भुजा का स्क्वायर का अनुपात होगा। तो भुजा इसका हो जाएगा ओडी भुजा का स्क्वायर बटे इसका हो जाएगा ओ एन भुजा का स्क्वायर। तो गौर से देखोगे, इस सतह का एरिया को ही हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल है ये आपका। तो ये डी ओमेगा आपका हो जाएगा इसका मान बटे एम डैश एन का एरिया आपने कहा डी ए कॉस थीटा आपने कहा बराबर ओ से डी का मान 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ से एन का दूरी आर है, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो खूब गौर से देखोगे, आपको ये प्रूफ हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो जब भी सॉलिड एंगल कहीं निकालने के लिए कहेगा बाबू, उसको हम लोग इसी फार्मूला से निकालेंगे। अब देखिएगा गौर से, इस फार्मूला को मैं यूज करता हूं किसी गोलाकार सतह में। तो सॉलिड एंगल को मैं दिमाग में सेट करवाने के लिए इतना कहा। अब देखोगे गौर से, यह बिंदु को नजदीक लाओगे तो ये सॉलिड एंगल बढ़ जाएगा, और दूर ले जाओगे सॉलिड एंगल घट जाएगा। या इस सतह का एरिया को बड़ा करोगे तो भी ये सॉलिड एंगल बढ़ जाएगा। इस सतह को घुमाओगे तो भी सॉलिड एंगल बदल जाएगा। अब क्या होगा, जब बिंदु को दूर करेंगे आर का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा तो नीचे में जो टर्म बढ़ता है तो पूरा वैल्यू घट जाएगा। आर का मान बढ़ने से सॉलिड एंगल का मान घट जाएगा। एक बात, इस सतह का एरिया को बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे तो सतह का एरिया जो ऊपर में तो भी सॉलिड एंगल बढ़ जाएगा। अब देखेंगे गौर से, इस सतह को घुमाएंगे तो थीटा कौन बदलेगा, थीटा का मान बदलेगा, तो कॉस का मान बदलेगा, और कॉस तो भी सॉलिड एंगल का मान बदलेगा। मतलब सॉलिड एंगल का मान 3 बात पर निर्भर कर रहा है। एक, सतह से बिंदु की दूरी, दूसरा सतह का क्षेत्रफल, और तीसरा यहाँ पर जो सतह से बिंदु को मिलाने वाली रेखा है वो सतह के नॉर्मल लाइन के साथ कितना कोण बनाता है उस पर भी निर्भर करता है। 3 चीजों पर निर्भर करता है। 3 में से किसी को बदलेंगे तो ये जो सॉलिड एंगल हुआ सी डी डी ओमेगा, इसका मान हमेशा बदलेगा, कोई एक बदल देने पर बदल जाएगा। ये था सॉलिड एंगल। इस थ्योरी का यूज आपको फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर का अध्ययन करने में, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने में, मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करने में, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन करने में इसका उपयोग होता है। और ये हमारा है सहायक भौतिक राशि में ये शब्द आता है।
सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए अभी तक छोटा छोटा बात मैंने आपको दिखाया है। ये आपका हो गया फार्मूला, ये आपको याद रखना है। तो आपको उम्मीद है याद हो गया होगा। डी ओमेगा बराबर, पूछेंगे कभी भी, आपका जवाब होगा डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। सर ये सॉलिड एंगल सब तो दिमाग में आ गया सर, अब इसका मात्रक क्या होता है सर, इसका यूनिट क्या होता है सर? आइए इसके मात्रक पर हम लोग आपको ले जाते हैं, मात्रक को बताते हैं। सॉलिड एंगल का मात्रक होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, मैं भी बता देता हूं। आगे आप बढ़िए जरा सा। सॉलिड एंगल का डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं बीमा। पढ़ेंगे आप लोग, 2-3 दिन के अंदर पढ़ेंगे इसको, नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। कैसे नहीं होगा वहां पर बताएंगे, अभी आपको उसका जरूरत नहीं है। दूसरा बात आपको याद रखना है, सॉलिड एंगल, हिंदी समझ गए होंगे आप लोग, घन कोण, घन कोण फिगर में दिखा दिए, अभी फॉर्मूला भी दिखा दिए, का एस आई यूनिट, यूनिट को हिंदी में कहते हैं मात्रक, होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन शॉर्ट में लिखते हैं इसको एस आर सिंबल, स्टेरेडियन, इसको हिंदी पढ़ते हैं ऐसे स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इसको पढ़ते हैं, और उसका सिंबल हुआ ये एस आर। अब हम लोग पूछेंगे सर ये स्टेरेडियन है क्या, कैसे समझेंगे, क्या मेरा मन समझेगा स्टेरेडियन क्या है? आइए आप लोग तैयार हो जाइए, एकदम दिल दिमाग को थाम के 3 डायमेंशनल फिगर पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। थोड़ा माथा पे जोर देना है, मन को एनर्जी बनाना है। और ये तब 11th में तो कम यूज होता है, इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा 12th में होगा इस टर्म का यूज। और चूंकि फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, नया शब्द है, तो इसको गंभीर से डीपली समझ लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो चीज़ हम लोग छोड़ देंगे भविष्य में जाके वो हमारे लिए बहुत बड़ा जपाल हो जाएगा, बहुत बड़ा टेंशन वाला बात हो जाएगा। इसलिए हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, छोटे छोटे बातों को गहराई से सीखना और समझना हम लोग को है। ठीक है, आगे बढ़े। यस, ये स्टेरेडियन क्या है इसको समझने का कोशिश करते हैं। तैयार है आप लोग? यस, स्टेरेडियन को बताने के लिए मैं आपके बीच आ रहा हूं, गौर से ध्यान देंगे। कहता है कि सर आपने जो भी मेन फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूला पर मैं थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं आपको। आप एक फुटबॉल का कल्पना करो, शुरू में ही फुटबॉल बता दिया था, कल्पना करने का मतलब हवा में उठा हुआ है। उस फुटबॉल का अपना कोई रेडियस है, उस फुटबॉल का कोई रेडियस है, उसको हम लोग मान लेते हैं आर। और आप इस फुटबॉल को जो इस तरह से सोचोगे, छोटे छोटे टुकड़े में काट दो, आप खूब गौर से देखिए, आपको लगने लगा होगा कि एक फुटबॉल है मेरे पास। फुटबॉल एक पूरा गोला है, उसका देखिएगा जो डिजाइन होता है वह छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बना होता है। पूरा जो गोला है, गोला
को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में स्फेयर। स्फेयर स्फेयर का जो रेडियस आपने लिया है, त्रिज्या आपने कहा है आर, तो इसका जो एरिया होगा, पूरा एरिया ए लिखेंगे और वो लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये सारे बच्चे मानने के लिए तैयार हैं। और इस गोला का जो एक छोटा सा सतह है, स्मॉल सरफेस है, इस स्मॉल सरफेस पर विचार करो। इसका एक स्मॉल सरफेस ले लो, स्मॉल सरफेस, छोटा टुकड़ा ले लो, छोटा सतह, जिसका एरिया को हम लोग लिखने के लिए तैयार हैं डी ए। इसका भी एरिया डी ए, 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 सब डी ए को मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा ए के बराबर, और वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस को केंद्र माने हैं और यहां से इस लाइन को आगे बढ़ाइए और इस सतह पर एक नॉर्मल लाइन का कल्पना कीजिए। माय डियर बच्चों, गंभीर से देखना। इस सतह पर एक नॉर्मल लाइन का कल्पना करेंगे, दोनों एक ही दिशा में होगा। यहाँ पर दोनों जब एक ही दिशा में होगा तो थीटा का मान आप कितना कहोगे? 0 डिग्री। जब सतह पर लंब और त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा दोनों एक ही दिशा में होगा तो निश्चित रूप से उसके बीच अलग अलग होगा, तब ना कोण बनेगा। जब दोनों एक ही दिशा में होगा कोण नहीं बनेगा, और उस कोण का मान कितना लेंगे? 0 लेंगे। अब आप देखना गौर से, इस गोला के बाहरी भाग को, सतह के छोटे भाग को इस तरह से मिला दीजिए। आप गौर से देखिएगा, शंकु जैसा बना हुआ दिखाई पड़ेगा। ये आपका आर है, तो ये शंकु जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो इसके लिए यहां पर कहता है आप छोटा सा गोला का कल्पना कर लोगे। गोला का ये पोर्शन आपका यहां पर घिर जाता है और यही तुम्हारा हुआ सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो इस डी ओमेगा का मान लिखना चाहोगे आप, यहां पर डी ओमेगा लिखना चाहोगे तो आप कहोगे सर डी ए इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। यहाँ पर ले लेंगे 0 डिग्री बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो डी ओमेगा होगा, ये डी ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल है आपका। ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा बराबर हो गया डी ए बटे आर स्क्वायर। अब गौर करके देखिएगा, कहता है ये जो छोटा सा सतह है, उस सतह का एरिया को यदि मैं इसके रेडियस के, त्रिज्या के वर्ग के बराबर ले लेता हूं, तब जो सॉलिड एंगल बनेगा उसी सॉलिड एंगल का मान 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं लिख रहा हूं, यहां पर गौर से देखिएगा। यदि स्मॉल, या हिंदी में लिखते हैं अल्प या छोटा, छोटा सतह, स्मॉल सरफेस, स्मॉल सरफेस का क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल एरिया डी ए का मान रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस के वर्ग, वर्ग को हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, स्क्वायर के बराबर हो तो घन कोण, घन कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का मान, सॉलिड एंगल का मान 1 SR कहलाता है।
1 स्टेरेडियन कहलाता है, इसको याद रखिएगा। अब कैसे, गौर से देखना तुम लोग, चूंकि आप कह रहे हो कि कोई स्मॉल एरिया का मान त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो डी ओमेगा सॉलिड एंगल डी ओमेगा बराबर, आप यहां पर देख रहे हो, डी ए बटे आर स्क्वायर, और डी ए का मान आर स्क्वायर ले लिया जाए तो यहां पर आप कहोगे उस फॉर्मूला से डी ए बटे आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यही कहलाएगा डी ओमेगा का मान 1 स्टेरेडियन। तो ये बातें आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, ये जो छोटा सा एरिया है, इस एरिया का मान इसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तब उसके द्वारा जो बना सॉलिड एंगल होगा घन कोण, उसका मान 1 स्टेरेडियन कहलाता है। मतलब सतह का एरिया त्रिज्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए, तब यहां पर जो सॉलिड एंगल होगा 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। राइट, चलिए आइए, अब मैं आपको कहता हूं एक छोटा सा चीज और आपको जानना है। यहां पर फिगर में इस छोटे से सतह के कारण सॉलिड एंगल कहेगा, तो वो फॉर्मूला आपको ये दिख रहा है, लेकिन पूरा गोला के कारण सॉलिड एंगल पूछा जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग कुल घन कोण, टोटल सॉलिड एंगल। पूरे के कारण लिया जाए तो सभी के सतह का एरिया को जोड़ देंगे तो पूरा गोला का एरिया हो जाएगा। उस समय जब पूरे गोला का एरिया ले लेंगे और उसका मान बैठाएंगे फॉर्मूला में, तो वो कहलाएगा टोटल सॉलिड एंगल कुल घन कोण। तो फुटबॉल एक बंद सतह है, पूरे बंद सतह के कारण उसके केंद्र पर टोटल सॉलिड एंगल का मान कितना होगा, उसका जवाब आपसे पूछा जाएगा। आप बच्चे उसका जवाब देना। क्या जवाब देना, आप सुनेंगे गौर से। आइए यहां पर अब आपके बीच रख रहा हूं मैं, टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा। संपूर्ण बंद सतह, इसको यहां पर हम लोग बोल सकते हैं होल क्लोज्ड सरफेस, अर्थात यहां पर बोलेंगे संपूर्ण गोला होल स्फेयर के कारण कुल घन कोण, टोटल सॉलिड एंगल जो आपका होगा वो आप ओमेगा से डिनोट कर दो, और ये जो ओमेगा हो जाएगा तो अब यहां पर लिखोगे डी ए नहीं लिख के ए लिखोगे, ए बटे आर स्क्वायर लिखोगे। ए हो गया पूरे गोला का एरिया, तो पूरा गोला का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर ओमेगा बराबर हो गया 4 पाई एस आर। तो ये आपका वैल्यू हो गया। कभी भी लाइफ में आपको पूछेगा टोटल सॉलिड एंगल का मान कितना होता है, तो आप डायरेक्ट बोलना टोटल सॉलिड एंगल का मान, कोई पूछेगा तो बोलोगे 4 पाई स्टेरेडियन। यह मान कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ये कभी बदलता नहीं है।
ये फिक्स हो गया। टोटल सॉलिड एंगल का मान आपको कोई पूछ देगा कभी भी, तो आपका जवाब एक लाइन में आना चाहिए 4 पाई। तो ये था आपका घन कोण के बारे में आइडिया। मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने का। थोड़ा सा स्टैंडर्ड चीज है, थोड़ा सा ट्विस्टेड चीज है, बहुत छोटी छोटी बातों को सोचना पड़ा है। तो मैं एक आपको टेलर दिया। आपको साइंस पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो दिमाग को विस्तृत करके रखना है। तो देखिए कितना चीजों को आपको सोचना पड़ रहा है। बहुत गहराई में मैं ले जाके समझाने का कोशिश किया। चाहता तो 3 लाइन में लिख के खत्म कर देता, लेकिन नहीं, मैं आपको आदत डलवाना चाहता हूं सोचने का, कि आपके पास सोचने का कितना क्षमता है। आप सोचने के लिए तैयार होइए, मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो ये छोटा सा दिया। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि से जुड़ा हुआ बातें खत्म कर दिए। इसको अभी बीच में नहीं लाना चाहिए। हो सकता है बहुत बच्चा का बाउंस भी कर गया होगा, कारण कि अभी आपको बहुत सोचने का क्षमता, मन में शक्ति नहीं आया है, और बहुत सोचने का भूख भी आपके पास नहीं है। तो कोई बात नहीं है, आज का क्लास एक छोटा सा चीज है। कभी भी लाइफ में सॉलिड एंगल शब्द का जरूरत पड़ेगा, इस क्लास को याद रखना, दोबारा देख लेना, आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 2-3 बातें याद रखना है खाली बस। एक स्टेरेडियन रेडियन कितना बड़ा चीज है उसको दिखाया गया। कुल सॉलिड एंगल कितना होगा वो फिक्स्ड है 4 पाई, उसको कभी बदल नहीं सकते आप। और किसी भी सतह के कारण किसी बिंदु पर सॉलिड एंगल कितना होगा उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बताया गया। और सॉलिड एंगल होता क्या है? शंकु का निर्माण होता है। शंकु के शीर्ष बिंदु को केंद्र मानते हुए यूनिट लंबाई का त्रिज्या का गोला करते हैं, उसका जो भाग उसके अंदर घिर जाता है वही उसका सॉलिड एंगल कहलाता है। तो चलिए आइए, इतनी सारी बातें आपने सुना, अब हम लोग अगले क्लास में